हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान आईक्यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान आईक्यू में फिर से। देखिए, आज जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पेडागोजी से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड है। केवीएस पीआरटी के सिलेबस में गिवन है। इवन वो टीजीटी और पीआरटी का सिलेबस, टीजीटी पीजीटी या फिर आपका पीआरटी, तीनों सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है लेसन प्लानिंग। तो इस पे बेसिकली आप जितना पढ़ते हैं उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत है। तो काफी चीजें इसके अंदर हैं जो शायद आपके लिए नहीं होंगी, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकती है, या फिर सभी के लिए नहीं हो सकती है, कि वहां से क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो दिस इज अ थ्योरी पार्ट। तो आज मैं आपको थ्योरी पार्ट करा रही हूँ। तो ये एक ऐसा टॉपिक था जो मुझे लगा कि थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा बच्चों के लिए, तो ये मैंने इसलिए पिकअप किया है फिलहाल। और जो बहुत ही मुश्किल से टॉपिक्स होंगे ना, जो ऐसा लगेगा कि हाँ कहीं से मटेरियल इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, जो है उन टॉपिक्स को मैं उठाऊंगी। क्योंकि जो जनरल ग्रोथ एंड मैचुरेशन एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो सभी आपको आते ही हैं। तो उसमें आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, वो इनफ होगा। तो सबसे पहले एक बार सिलेबस को देख लेते हैं। अभी मैंने ये कहाँ से ये टॉपिक उठाया है बता देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग से। और इसमें जो ये एक है इंस्ट्रक्शन प्लान्स, यानी कि ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान्स एंड लेसन प्लान। तो लेसन प्लान कैसे बनते हैं, ईयर प्लान कैसे बनता है, यूनिट प्लान कैसे बनता है, ये क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। इसमें बेसिकली जो वेरियस अप्रोचेस हैं, क्या इनके मेरिट्स डिमेरिट्स वगैरह है, उस पर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, जो अप्रोचेस हैं, जैसे हर्बर्टियन की अप्रोच है, हर्बर्ट ने एक जो अपना वो दिया है, फिर ग्लोवर की अप्रोच है, वो लेसन प्लानिंग से रिलेटेड है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें लेसन प्लानिंग है। यूनिट प्लान और ईयरली प्लान आपको पता होने चाहिए क्या होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग के बारे में जो डिफरेंट थियोरिस्ट है उन्होंने क्या कहा है, वो सारी चीजें। ओके, और बाकी चीजें देखेंगे और हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टॉपिक जो है मैं आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी एंड पीजीटी एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि उसमें भी आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तो बी रेडी फॉर इट। अब देखो, ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट है, प्रिंसिपल्स है, डिबेट्स है, ये हालांकि मैं एक वीडियो में कंप्लीट करा सकती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा ना कि ये सारी रिपीटेड चीजें होती हैं। तो मैंने वो नहीं उठाया, पहले मैंने ये उठाया है जो जिनके बारे में नोट्स थोड़ा सा इधर उधर से इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। ओके, तो फिर वही टॉपिक्स उठाऊंगी, थोड़ा सा जितना कवर हो सकेगा करवाएंगे। चलिए, तो फिर देख लेते हैं आज की वीडियो में हमारे लिए क्या क्या है। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग पर। देखिए, कोई भी सिस्टम होता है, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी, कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई भी चीज हो, वहां पर हमें प्लानिंग की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि प्लानिंग जो है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको कोई भी सिस्टम चलाना है तो आपको प्लानिंग लेकर चलनी पड़ती है। जब हम पर्टिकुलरली स्कूल्स की बात करते हैं, तो स्कूल्स में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक करिकुलम होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिलेबस होता है, उसके बाद हम टाइम टेबल वगैरह बनाते हैं। तो ये सब एक सिस्टम में चलता है। तो इसके लिए प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और बेसिकली जो प्लानिंग होती है वो 3 पार्ट्स पे होती है। एक तो ईयरली प्लानिंग होती है, जो आपका पूरे साल की एक साथ हो जाती है, कि आपको बेसिकली इस साल में क्या क्या टारगेट्स अचीव करने हैं। ठीक है, क्या क्या असली कितना सिलेबस आपको कंप्लीट कराना है, किस किस मेथड से कराना है, इवेल्युएशन आप कैसे करने वाले हैं, सारे पूरे ईयर का। फिर एक यूनिट प्लान होता है, फिर एक लेसन प्लान होता है। ठीक है, वैसे ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, बट लेसन प्लानिंग जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली आपसे यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी ईयरली प्लानिंग क्यों जरूरी होती है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको जाननी जरूरी है। देखो, ईयरली प्लानिंग होता क्या है, बेसिकली जो भी आप पूरे साल भर में कराने वाले हैं, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उस एक ईयरली प्लानिंग, सबसे पहले आप मोटी मोटी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें मेन ये चीजें ये करनी है। तो इट इंडिकेट्स अ टोटल वेटेज टू बी गिवन फॉर वेरियस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग मटेरियल्स, कि जो भी आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स रखने वाले हैं, जो भी आपके उद्देश्य रहेंगे, या फिर जो भी आपका लर्निंग मटेरियल रहेगा जिससे पढ़ाना है, जो भी सिलेबस रहेगा, तो ये टोटल वेटेज जो है इसमें उसको दी जाती है। इट पॉइंट्स आउट द ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेटजीज फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स एंड द मेथड्स एंड अप्रोचेस टू बी अडॉप्टेड। फिर अगेन यहाँ पे हम मेथड्स और अप्रोचेस भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से मेथड्स और कौन कौन से अप्रोच से पढ़ाना है। इट गिव सजेशन टू मेक टीचिंग इंटरेस्टिंग, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिव। फिर हमें ये भी देखना होगा कि साल में बजट कितना है, कैसे उसको इंटरेस्टेड बनाए। इकोनॉमिक भी हमें चाहिए कि हम बेफजूल की खर्ची भी नहीं कर सकते हैं, तो कौन सा मटेरियल यूज करना है, किस तरह के टीचिंग एड्स यूज करने हैं, और वो इफेक्टिव भी होना चाहिए। It makes evaluation easier as teachers are clear about the weightage given to objectives as well as content। अब देखा होगा आपने बहुत सारे सिलेबसेस में, या जो भी होता है, जैसे आप 11th 12th का भी सिलेबस उठा के देखेंगे, या 10th का भी सिलेबस उठा के देखेंगे, तो पहले से एक ब्रॉडशीट से आ जाती है कि भाई ये चैप्टर जो है इतने मार्क्स का होगा, इतने पीरियड इसके होने चाहिए, इस तरह का। तो ये दिस इज अबाउट दैट। इट मेक्स इवेल्युएशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब ये ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है इसमें, इवेल्युएशन में जो है वस्तुनिष्ठ,
इसमें जो है आपकी एक तरह से ऑब्जेक्टिविटी को हिंदी में एग्जैक्ट क्या कहेंगे मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन फिर भी एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है, मतलब इवैल्यूएशन, जिसमें कोई आपका बायसनेस नहीं शामिल होता है बेसिकली। इट प्रमोट्स प्रोफेशनल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड टीचर्स ऑफ स्कूल प्लान फॉर द ईयर ज्वाइंटली। अब ये ना डिफरेंट फैकल्टीज जो है डिफरेंट मान लीजिए सोशल साइंस की फैकल्टी है, इंग्लिश फैकल्टी है, वो सब अपना अपना एक डिजाइन कर लेते हैं कि इस साल हमें किस किस तरीके से काम करना है। तो ईयरली प्लानिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद जो अगला पड़ाव आता है वो हमारा आता है यूनिट प्लानिंग का। तो देखिए अब क्योंकि आपके केवीएस के सिलेबस में, पीआरटी के सिलेबस में, ईवीएस में आपकी 5 थीम्स हैं, ठीक है। इस बार सिलेबस को चेंज करके सीधे 5 थीमेटिक बेस उसको कर दिया गया है। बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस कह सकते हैं, फिर थीमेटिक बेस कह सकते हैं। तो इन 5 थीम्स के ऊपर जो 3rd to 5th की बुक्स हैं, आप देखेंगे वो उनके यूनिट्स जो है वो इस तरह से डिजाइन की गई है कि पहले 5-6 चैप्टर एक थीम को कवर कर रहे हैं, फिर अगले फिर एक थीम को कवर कर रहे हैं, फिर अगले एक थीम को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ये एक थीम पे पूरी एक यूनिट जो बनती है, मान लीजिए मैथ्स का एक यूनिट है, जैसे इंग्लिश में क्या होता है ना, एक यूनिट 1 होती है तो उसके अंदर एक पोएम होती है और एक स्टोरी होता है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स को देखेंगे छोटे बच्चों की, तो पोएम और स्टोरी दोनों मान लीजिए एनिमल से रिलेटेड हो सकती है, कि थीम तो आपका एनिमल्स है, ठीक है। इस पूरी यूनिट में 2 चैप्टर्स आपको इसमें दिए गए हैं, एक पोएम पढ़नी है, एक पढ़नी है। तो यूनिट जो है एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग होती है किसी भी यूनिट को स्टडी करने के लिए। इट्स पोजीशन अब ईयर प्लान और लेसन प्लान के बीच में आता है। पहले तो ईयर प्लान बन गया, लास्ट में आप लेसन प्लानिंग करते हैं, लेकिन बीच का जो पार्ट है वो आपका यूनिट प्लानिंग का होता है। इट इज अ यूनिक सेगमेंट, एक बहुत ही यूनिक सेगमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन विच द वेरियस आइटम्स ऑफ नॉलेज आर मीनिंगफुली लिंक्ड। जो आपके डिफरेंट लेसन के आइटम होंगे, लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 मान लीजिए एक यूनिट के अंदर आते हैं, तो ये इंटरलिंक्ड होंगे, ओके, मीनिंगफुली इंटरलिंक्ड होंगे। जैसे मैंने कहा ना, एनिमल थीम को लेकर हो सकता है या फिर फूड को लेकर हो सकता है, इस तरह से। उसके बाद ए यूनिट इन फैक्ट इज अ कंपाउंड ऑफ लेसन्स, नॉट ए मिक्सचर ऑफ लेसन। उसको मिक्स नहीं किया होता है, वो बेसिकली कंपाउंडेड फॉर्म में होता है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक लेसन का पार्ट दूसरे में मिक्स कर दिया, लेकिन वो जुड़े हुए होते हैं, दे आर नॉट अ मिक्सचर, ओके। तो ये एक चीज है। तो यूनिट प्लानिंग अब जरूरी क्यों है? हम सबको पता है कि जब हम कोई भी लेसन डिजाइन करते हैं, मान लीजिए हमारा 15 दिन का एक बन रहा है, एक यूनिट प्लान हम 15 दिन का बना रहे हैं, या फिर हम 20 दिन का बना रहे हैं, या फिर महीने का यूनिट प्लान, वो सब इंस्टीट्यूशंस में अलग अलग तरीके से होता है। तो मान लीजिए एक यूनिट में आपके 3 चैप्टर हैं, तो एक टारगेट बना लिया जाता है कि ठीक है अभी हमें एक महीने में जो है ये 3 चैप्टर्स मान लीजिए कंप्लीट करने हैं। इसमें 3 चैप्टर है तो आपने 10 दिन एक लेसन को दे दिए, 10 दिन एक, और फिर बाद में आप एक कंप्लीट असेसमेंट भी कर सकते हैं पूरी यूनिट का बेस पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बेसिकली एक यूनिट आपकी होगी, एक जो एग्जैक्ट एक चीज जो आप समझाना चाह रहे थे उन लेसन के थ्रू, यूनिट का जो पर्पस था वो आपने कंप्लीट कर दिया। तो बेटर है कि एक यूनिट प्लानिंग जरूर कर ली जाए। अब बीएड जिन्होंने की होगी उनको पता होगा कि जब आपने लेसन प्लान्स बनाए होंगे तो यूनिट प्लान्स भी आपसे बनवाए जाते हैं। बेसिकली ये बीएड के कोर्स में बहुत अच्छे से कराया जाता है। तो यूनिट प्लानिंग अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रही हूँ, ये यूनिट प्लान है, मैथ्स का यूनिट प्लान है, ठीक है। तो यूनिट प्लान नंबर कौन सा होगा? मैथ्स में क्या होता है ना कि डिफरेंट एक्सरसाइजेस होती हैं, मान लीजिए अलजेब्रा की है, या जैसे इसमें ये एरिया 1 है, अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स एंड न्यूमेरिकल्स। तो इसके अंदर कॉम्पिटेंसीज कौन कौन सी आ रही है कि आप रिकॉग्निशन कर रहे हैं राइटिंग को, न्यूमेरिकल्स को फ्रॉम 100 to 1000, ठीक है। ये 2 चीजें इसके अंतर्गत आ रही है। कॉम्पिटेंसी ये हो गई, फिर ये वाली कॉम्पिटेंसी हो गई। तो लेसन नंबर 1 2 3 इसके अंदर आ गए, फिर 3 में आप भी आ रहा है ये पार्ट, फिर लेसन नंबर 4 है, 5 और 6। तो ये बेसिकली पूरी एक होल नंबर्स की यूनिट को कवर करता है। तो इस तरह से यूनिट प्लानिंग होती है, ठीक है। अब और भी मेथड्स हो सकते हैं, ये जस्ट एक इग्नू के मटेरियल से मैंने लिया हुआ है, तो ये आपको दिख रहा होगा लेसन नंबर कौन सा है, मेथड क्या रहेगा, टीचिंग एड्स आप क्या यूज करने वाले हैं, स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या रहेगी, और आप इवैल्यूएशन किस तरह से करेंगे। तो ये तो एक पूरी यूनिट का प्लान हो गया, ये आपको डेली बनाने की जरूरत नहीं होती, ये एक बार बन जाता है आपका बेसिकली, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ यूनिट प्लान। अब देखो इसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि यूनिट प्लान की जो कमियां हैं वो क्या क्या रह जाती हैं। तो इसमें ये है कि वाइल प्लानिंग, चलो मैं एक बार आपको बता ही देती हूँ। इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट टू क्लियरली एंटिसिपेट द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इन एडवांस। कई बार क्या होता है कि हम 7 लेसन्स को मान लीजिए एक यूनिट में लेकर चल रहे हैं, तो कई बार हो जाता है कि हम 7 लेसन्स में एक ही अप्रोच या फिर 2-3 अप्रोच लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार हमें क्या आता है, लेसन प्लानिंग जब हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने प्लान को, तो कई बार हमें डिफिकल्टीज आती है, लेकिन हम पहले से एक यूनिट प्लान प्रिपेयर करके रख लेते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियरली एक एंटिसिपेशन करना, एक अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो डिवीजन ऑफ कंटेंट होता है, कॉम्पिटेंसीज आर्टिफिशियल, मतलब ये माना जाता है कि एक जो ये किया है ये थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप है। इट गिव्स ए पीसमील व्यू ऑफ कॉम्पिटेंसीज डेवलप्ड ड्यूरिंग अ ईयर। ये अगेन इससे ही रिलेटेड है कि पूरे साल के दौरान जो कॉम्पिटेंसीज हम देखते हैं उसका एक पीसमील व्यू देता है।
देखो इसका मतलब होता है बेसिकली एक क्रम में लगा देना, यानी कि टुकड़ों टुकड़ों में, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में बताता है, फिर हमें जोड़ना पड़ता है उस चीज को। इट रिक्वायर्स कॉन्शियस एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ टीचर। टीचर को बहुत कॉन्शियसली पूरा यूनिट प्लान तैयार करना पड़ता है। मान लो आपको 7 यूनिट्स का एक साथ प्लान करना है, तो थोड़ी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो ऐसे में हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएं। देखो लेसन प्लानिंग करते हुए क्या होता है ना, आपने एक लेसन या 2 लेसन डिलीवर किया, कुछ डिफिकल्टी आई, आपने थोड़ा सा चेंज कर दिया, पर यूनिट प्लान पहले ही बनकर तैयार हो जाता है, तो थोड़ा सा एक टीचर का बहुत कॉन्शियस एफर्ट उसमें जाता है। इट पुट्स अ चेक टू द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द टीचर व्हेन फॉलोड रिजिडली। ठीक है, मतलब बेसिकली जब आप इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो जो टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं से खत्म हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं जो यूनिट प्लान की होती हैं। अब हम बात करेंगे लेसन प्लानिंग की, जो हमारा सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि मेनली आप स्कूल्स में जो है ये लेसन प्लानिंग जो है उस पर बहुत, एलपीएस जिनको बोलते हैं, उस पर बहुत फोकस किया जाता है कि एक लेसन को आपने पर्टिकुलरली कैसे डिजाइन किया है। देखो जब हम लेसन प्लान्स ले लेकर चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि डेली डेली आपको एग्जीक्यूट करने, क्योंकि लेसन प्लान्स तो इसमें ज्यादा स्कोप हो जाता है टीचर के लिए, मोटिवेशन के लिए भी, फीडबैक के लिए भी बहुत सारे स्कोप यहाँ पर मिल जाते हैं। तो लेसन प्लान आउटलाइंस इन डिटेल द वेरियस स्टेप्स विच द टीचर प्रपोजेस टू अंडरटेक इन हिज और क्लास। तो बेसिकली जो जितने भी स्टेप होते हैं आपके एक एलपी में, आप अपनी डायरी या अपने लेसन प्लान कुछ क्लास में साथ में लेके जा सकते हैं। आपको पता है कि आज के लेसन में मुझे क्या कराना है, तो वो प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ए लेसन प्लान कंसर्न इटसेल्फ विद द टीचिंग ऑफ 1 पीरियड। एक लेसन जो है वो एक पीरियड का मानकर हम चलते हैं। मान लीजिए एक लेसन को आप 3 दिन में कवर कर रहे हैं, तो 3 पीरियड हो गए इसके, ठीक है। लेकिन लेसन प्लानिंग का पीरियड वाइज, एक तो होता है डेली प्लान, ठीक है, और एक होता है लेसन का प्लान। एक लेसन प्लान जो है आप कंबाइनली भी बना सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन पर बेस्ड होता है कि भाई कोई कैसे करवा रहा है अपने स्कूल में या कॉलेज में, किस तरह से काम करवा रहा है। बट एलपीज जो है लेसन प्लान जो है, जैसे अगर आप केवीएस में देखेंगे तो 15 डेज की वहां पर डायरी लिखी जाती है, इसमें 15 डेज का लेसन प्लान बनाया जाता है। उसमें आपके 2 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, मोस्टली 2 ही रखते हैं लोग, या 3 भी रख सकते हैं अगर छोटे हैं तो इस तरह से लेसन प्लानिंग की जाती है। ये डेली प्लानिंग से थोड़ा सा अलग होती है, लेसन की एक कंप्लीट प्लानिंग होती है। इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं कि ये लेसन के लिए हमें कितने पीरियड्स चाहिए, और हम एक तरह से उसमें लिख लेते हैं कि इस पहले वाले दिन हम ये करेंगे, दूसरे वाले दिन ये करेंगे, तीसरे दिन ये करेंगे। तो डे वाइज एक इवन वो प्लानिंग हो जाती है। आप डेली प्लानिंग नहीं करते, बट एक लेसन की आप इकट्ठे प्लानिंग यहाँ पर कर लेते हो। ओके, अब देखो लेसन प्लान जो है टीचर को बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी देते हैं, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, लचीला रहता है थोड़ा सा, है ना, कि लेसन प्लानिंग है तो आप थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं इसमें। अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज है जो डिफिकल्ट पड़ रही है, बच्चों को नहीं समझ में आ रही है इस तरह से, आपको मेथड अप्रोच कर चेंज करना है, ये सारी चीजें आप लेसन प्लानिंग में कर सकते हैं। अब देखिए एक बेसिकली जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो समझ लीजिए। जो एजुकेशनल और साइकोलॉजिकल रिसर्च हैं, जितनी भी रिसर्च हुई है, उन्होंने ये माना है कि जो लेसन प्लान्स हैं वो सारे बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स पर डिपेंड करते हैं, जो हमारे कॉन्शियस माइंड के होते हैं, ठीक है। या फिर आप कह लो कि जो हमारा माइंड जो किस तरह से 3 एस्पेक्ट्स के उसमें काम करता है, तो लेसन प्लानिंग उसी के आधार पर होनी चाहिए, ये माना जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा। पहला है संज्ञान, यानी कि हमारे कॉग्निशन के आधार पर। दूसरा है कोनेशन, यानी कि संकल्प शक्ति के आधार पर, आपकी कितनी संकल्प शक्ति है, कितना डटे रहते हैं आप काम पर। और तीसरा है मनोवेग, या फिर आपके इमोशंस या अफेक्शन वाली साइड पर। तो इन तीनों को चीजों को ध्यान में रखकर हमें लेसन प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सबके संज्ञानात्मक जो क्षमता है वो अलग होती है, संकल्प शक्ति और बच्चों के मनोवेग को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है अपनी लेसन प्लानिंग करनी चाहिए। अब इन 3 एस्पेक्ट के बेस पर हम कैटेगराइज कर सकते हैं लेसन प्लान्स को 3 तरह से, ठीक है। अब 3 तरह के लेसन प्लान होते हैं। एक तो होते हैं नॉलेज प्लान्स, जो कि आपके कॉग्निशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके संज्ञानात्मक क्षमताओं से, उन स्किल से। उसके बाद कोनेशन, संकल्प शक्ति, और उसके बाद आता है आपका मनोवेग। तो इसको हम यहां से समझेंगे, ठीक है। पहले तरह का लेसन प्लान होता है हमारा नॉलेज, यानी कि ज्ञान के जो लेसन, ज्ञान पर बेस्ड जो लेसन प्लान्स होते हैं। सेकंड आपका होता है एप्रिसिएशन, जब आपको एप्रिसिएशन चाहिए होता है। थर्ड होता है आपका स्किल, यानी कि स्किल मतलब कौशल से रिलेटेड आपका कोई भी स्किल। देखो नॉलेज क्या होता है, ये बेसिकली आपके संज्ञानात्मक जो एस्पेक्ट है उससे जुड़ा हुआ होता है। बच्चे की जो मेंटल एक्टिविटी होती है इज मोर एक्टिव इन दिस टाइप, वेयर द रिजल्ट इज द इंक्रीज इन द नॉलेज ऑफ द लर्नर, ठीक है। रिजल्ट क्या होता है, बेसिकली आपकी नॉलेज में इंक्रीज होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है इस तरह के लेसन प्लान से। अगर हमारा जो लेसन प्लान है वो नॉलेज लेसन प्लान है, तो हमारा मेन टारगेट क्या है कि बच्चों की नॉलेज को बढ़ाया जाए। दीज लेसन इंक्रीज द एम्बिट, यानी कि उनका जो एरिया है नॉलेज का बच्चे के लर्नर का, उसको बढ़ाते हैं। एक्वायरिंग नॉलेज ऑन हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी के जो फैक्ट्स आप याद करते हैं, उनके बारे में जो नॉलेज गैदर करते हैं, वो नॉलेज लेसन प्लान्स के अंदर आती है। अब आता है एप्रिसिएशन लेसन्स। इट एक्टिवेट्स अफेक्टिव पार्ट। अफेक्टिव यानी कि हमारा जो इमोशन से जुड़ा हुआ पार्ट है, मनोवेग से जुड़ा हुआ पार्ट है, जैसे कि एस्थेटिक इंस्पिरेशन ऑफ द पीपल, जो एस्थेटिक्स जो हमारा होता है। दीज लेसन्स डेवलप द पावर ऑफ एप्रिसिएशन द स्टूडेंट्स
who take interest in studying these lessons. Perfect example that can be cited है म्यूजिक हो गया, आर्ट्स होगा, यानी ये आपका बेस तरह से आपकी एस्थेटिक सेंस को बाहर निकालते हैं। आप जो बेसिकली जो नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, अप्रिशिएशन बेसिकली से रिलेटेड होता है, ये हमारे भावों से जुड़ा होता है, किस चीज से हमें खुशी मिलती है, कौन सी चीजें हमें सैड करती हैं। तो बेसिकली म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, योगा हो गया, ये सारे आपके अप्रिशिएशन लेसन्स के अंदर आएंगे। फिर आता है स्किल। देखो स्किल मैंने बताया था कि नॉलेज जो है एक अलग चीज होती है कि आपको नॉलेज है, ज्ञान है, ठीक है, लेकिन आपको कैसे करना है उसका एक कौशल आना चाहिए। तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि संकल्प शक्ति से आपका कि रिमेन्स, यहाँ पे भी जो बच्चे की मेंटल एक्टिविटी होती है वो हमेशा एक्टिव होती है। बेसिकली इनको एफिशिएंट बनना होता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क को करने में, ठीक है। मान लो बच्चा पेंसिल से लिखना सीखता है तो वो एक स्किल होती है, आपकी फाइन मोटर स्किल्स होती है, जिसमें आप अपनी उंगलियां यूज करके लिखना सीखते हैं, तो वो एक स्किल है। थ्रू दिस स्किल लेसन द क्रिएटिव टैलेंट गेट्स एक्टिव। जो भी बच्चे के अंदर टैलेंट होता है वो बाहर निकल के आता है, चले वो आपका साइंस में टैलेंट है, हैंडीक्राफ्ट में है, हैंडलूम में है, पेंटिंग में है, गार्डनिंग में है, बेसिकली आपको ये पता चलता है कि हाँ भाई इस बच्चे के अंदर ये पर्टिकुलर स्किल है और ये टैलेंट इसके अंदर है। तो ये स्किल लेसन्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकते हैं इनके पेज पे, बट वही है कि इंपॉर्टेंट लगा पार्ट इसलिए मैं आपको करा रही हूँ। तो 3 तरह के लेसन्स आपको याद रखना, नॉलेज लेसन्स, एप्रिशिएशन लेसन्स एंड स्किल लेसन्स। अब देखो एक नॉर्मल, अगर हम स्टेप्स की बात करें कि एक नॉर्मल लेसन प्लानिंग में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। ये बेसिक बता रही हूँ कि नॉर्मल अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये तो आपको पता ही होगा। सबसे पहले हमारे उद्देश्य क्या है, हमारे एम्स ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम वो डिसाइड करते हैं किसी भी लेसन प्लानिंग में। फिर हमारा कंटेंट क्या होने वाला है, विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब हम डिसाइड करते हैं। फिर हम कौन सा तरीका यूज करने वाले हैं, हम एक्टिविटी यूज करने वाले हैं, हम लेक्चर मेथड यूज करने वाले हैं, हम ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं, वो सारा मेथड में आएगा। और लास्ट में हम इवैल्यूएशन करते हैं, जिसमें आप कोई भी टेस्ट ले सकते हो या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गया या फिर कोई एक्टिविटी करा के आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। तो मेनली मोटा मोटा जो कह सकते हैं लेसन प्लानिंग जो है वो इन 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाती है। अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि अप्रोचेस कौन कौन सी हैं आपकी लेसन प्लानिंग को लेकर। तो यहाँ पर हम सिर्फ 2 अप्रोचेस की बात करेंगे, जिसमें से पहली वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी भी इंपॉर्टेंट है। आपने उनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आपके आने वाले एग्जाम्स में होपफुल है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, क्योंकि 60 मार्क्स का पेपर है, तो हम मानकर चलते हैं कि हर एस्पेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे। तो हर्बर्ट एनियर, यानी हर्बर्ट थे एक नाम के, मतलब हर्बर्ट नाम के आप थ्योरिस्ट कह सकते हैं, उन्होंने 5 स्टेप्स दिए हैं, 5 स्टेप प्रोसेस दिया है, लेकिन 1-2 और ऐड उसमें हो गए हैं। तो 5 स्टेप प्रोसेस बोला जाता है बहुत ही पॉपुलरली। तो एक तो इनकी अप्रोच है लेसन प्लानिंग को लेकर, एक ग्लोवर की अप्रोच है जो इनके कॉन्ट्राडिक्शन में आई थी, मतलब एक तरह से इनकी कमियों को दूर करने के लिए ग्लोवर की अप्रोच आई थी। तो इन दोनों अप्रोचेस को हमको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हर्बर्ट की। तो लेसन प्लान बनाने कैसे हैं, किस तरह की अप्रोच हमें अपनानी चाहिए, इसके लिए काम किया था JF हर्बर्ट ने 1776 से 1841 के बीच में इनका टाइम पीरियड है, ठीक है। प्रोपाउंडेड बाय JF हर्बर्ट। तो देखो लेसन प्लानिंग से इनका नाम जुड़ा हुआ है। कई बार सिंपल ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो लेसन प्लानिंग से अप्रोच जुड़ी हुई है वो किसकी है, तो आपको ये नाम इनका याद रखना है। बेसिकली इनकी 5 स्टेप थी, लेकिन एक लास्ट वाला ओ जोड़ दिया जो टीचर के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इनका प्रिपरेशन का, या जिसको इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। सेकंड को हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन का। थर्ड आपका है एसोसिएशन, या फिर इसको कंपैरिजन भी बोलते हैं, साहचर्य तुलना। तीसरा है आपका, फोर्थ है आपका जनरलाइजेशन। फिफ्थ है आपका एप्लीकेशन। हालांकि यहाँ पर खत्म होता था, लेकिन आजकल बुक्स में जो है रिकैपिचुलेशन को भी दिया गया है कि ये भी एक स्टेप उन्होंने बताया था, तो हम इसको भी पढ़ लेंगे। ओके, वैसे पॉपुलरली इनके इसको 5 अप्रोच स्टेप, मतलब 5 स्टेप अप्रोच इसको बोला जाता है। अब एक एक के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी करनी है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। इस स्टेप को हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है अपने पूरे लेसन प्लान में, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना है, बच्चे की क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, ठीक है, यानी कि उसकी जो जिज्ञासा है जानने की, अगर हम उसको एक न्यू नॉलेज देना चाहते हैं, कुछ नया सिखाना चाहते हैं, तो आपके अंदर, बच्चे के अंदर आपको ये तैयारी करनी होगी कि आप उसके अंदर किस तरह से जिज्ञासा जो है वो डेवलप करेंगे, है ना। तो जिज्ञासा डेवलप करनी है, क्यूरियोसिटी बढ़ानी है, उसकी डिजायर बढ़ानी है कि वो कुछ नया सीखने के लिए तत्पर रहे। उसको हमें एक तरह से कहते हैं ना कि एक चिंगारी उठानी है हमें उस चीज की, तो ये करना है। अब इसके लिए टीचर के लिए बहुत जरूरी है कि उसे अपने बच्चों के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी क्लास के बच्चे कैसे हैं। या तो टीचर को पहले से पता है, वो जान सकता है किसी भी तरीके से, अगर कोई टीचर
पढ़ाता है किसी क्लास को, अगर 1 साल से 2 साल से पढ़ा रहा है तो बहुत ईजी है। नया नया टीचर है तो उसको पहले बच्चों को जानना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपके टीचर की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लास को लेकर क्या है, स्टूडेंट्स को लेकर क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब इसमें 3-4 चीजें आपको याद रखनी है कि इसके अंदर पहली चीज तो हमें क्यूरोसिटी बढ़ानी है। आपको यहाँ पे नई नॉलेज यहाँ पे देनी नहीं है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है, आप न्यू नॉलेज जो है इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे यहाँ पर। बस उससे रिलेटेड कुछ चीजों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या बच्चों से कुछ ऐसे उनके निजी जीवन के क्वेश्चंस को रिलेट करके पूछ सकते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि हाँ बच्चे जानना चाहते भी हैं इस चीज के बारे में क्या नहीं। और एक तीसरी चीज ये है कि हमें काफी कम समय देना है, इसको ज्यादा समय इसको नहीं देना है, क्विक वो होना चाहिए, एज ब्रीफ एज पॉसिबल आपके हिसाब से। ओके, तो ये आपका हो गया प्रिपरेशन का। अब प्रेजेंटेशन क्या होता है, बेसिकली जो एक्चुअल डेवलपमेंट, इसको हम डेवलपमेंट प्लान भी बोलते हैं। सॉरी, मतलब ये डेवलपमेंट का स्टेज, आपको कई जगह पर डेवलपमेंट भी देखा हुआ मिलेगा, फिर प्रेजेंटेशन, दोनों होंगे, तो ये सेकंड स्टेप है, याद रखना है, प्रेजेंटेशन या फिर डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो एक्चुअल डेवलपमेंट होती है यहीं पे होती है, क्योंकि टीचर जो है अपना जो लेसन इंट्रोड्यूस करेगा लेसन को इंट्रोड्यूस वो यहाँ पर करेगा, एक्चुअल में जो पढ़ाने वाला है, ठीक है। एंड अनाउंसेस द एम क्लियरली, और यहाँ पे बता देगा हाँ भाई इस लेसन में हमें ये चीजें हमें जाननी है, ठीक है। और यहाँ पर वो प्रेजेंट करेगा अपनी न्यू नॉलेज, जो बच्चों को न्यू नॉलेज उसको देनी है उसको प्रेजेंट करना वो यहाँ पर स्टार्ट करेगा, ठीक है। बहुत सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस का भी यूज कर सकता है, एक्सप्लेनेशन कर सकता है, डेमोन्स्ट्रेशन दे सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है, सेंसरी एड्स का और जो ऑडियो विजुअल एड्स का कुछ भी वो यहाँ पर प्रेजेंटेशन में यूज कर सकता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो प्रेजेंटेशन जो है उसमें खुद कई सारे स्टेप्स के बारे में हर्बर्ट ने बात की है, तो हम उन स्टेप्स के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि वो भी आपके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। तो ये सेकंड वाली अप्रोच के कुछ स्टेप्स मैंने लिखे हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन या फिर डेवलपमेंट में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, पहला है प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन, यानी कि चयन और विभाजन का सिद्धांत। दूसरा है सक्सेसिव सीक्वेंस का, यानी फिर क्रमिक अनुक्रम का सिद्धांत। तीसरा है एब्जॉर्प्शन इंटीग्रेशन का, और चौथा प्रिंसिपल है रिवीजन एंड फिक्सेशन। सपोज आपका यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए कि भाई जो हर्बर्ट की अप्रोच है जिसमें सेकंड स्टेप प्रेजेंटेशन वाला है, उसमें उन्होंने किन किन प्रिंसिपल्स की बात करी है, किसकी नहीं बात करी है, तो ये कुछ प्रिंसिपल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और फिर इनमें पूछा जा सकता है कौन से प्रिंसिपल की बात उन्होंने करी है, नहीं करी है। अब ऑब्वियसली ये चीज आपको समझनी भी जरूरी है, इसके बारे में आपको पता भी होना चाहिए, नहीं पता होगा तो आप कैसे ही करेंगे, है ना क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड डिवीजन। देखो सिलेक्शन करना है, किसका सिलेक्शन करना है आपको, बेसिकली जो आप पढ़ाने वाले हैं उस चीज को बहुत ही केयरफुली यहाँ पर टीचर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद उसको डिवाइड कैसे करना है, कौन कौन से सेक्शन के अंदर आप डिवाइड करके उसको पढ़ाएंगे, ये टीचर को बहुत इजीली आना चाहिए कि प्रेजेंटेशन वो कैसे देने वाला है, क्या आपने सेलेक्ट किया है और किस तरह से आप जो है उसका डिवीजन करेंगे, ठीक है। इट शुड बी वेरी केयरफुली डन, ओके। तो इस जो ये प्रेजेंटेशन स्टेप है, इसको यहाँ पर क्या है, बेसिकली टीचर को अपने माइंड में ये बात ध्यान रखनी है कि बच्चों के सामने जो है वो सिलेक्शन और डिवीजन है वो बहुत एक सटीक तरीके से आना चाहिए, ओके। अब दूसरा है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव सीक्वेंस। अब देखो आपने सिलेक्शन कर लिया, आपने डिवीजन कर लिया, ठीक है। आपने मान लीजिए 4 सेक्शन में उसको डिवाइड कर लिया। आप क्या करेंगे, सक्सेसिव सीक्वेंस में आपने एक सीक्वेंस बना लिया होगा, आपको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में उसको बच्चों को बताना होगा। आपने पहला सीक्वेंस बता दिया, फिर दूसरा बताया, फिर तीसरा बताया, फिर चौथा। बच्चों को इनके बीच का कनेक्शन भी पता होना चाहिए, मतलब एक सक्सेसिव सीक्वेंस होना चाहिए, क्रमिक भी होना चाहिए, प्लस जो है बच्चों को समझ में आना चाहिए कि ये आपस में कनेक्टेड है और ये इस सीक्वेंस में आगे बढ़ रहे हैं। वो नॉलेज बच्चों तक इस तरह से जानी चाहिए कि भाई इसका जो है सक्सीडिंग पार्ट कौन सा है, प्रीसीडिंग पार्ट कौन सा है, ये उनको पता होना चाहिए। तो ये है सक्सेसिव सीक्वेंस। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो क्योंकि आपने यहाँ पे सीक्वेंस में चीजें पढ़ा दी, बच्चों ने वेल कनेक्ट कर दी, अब बच्चे को एज ए होल इनको समझना पड़ेगा कि बच्चों ने ये एब्जॉर्ब किया भी है कि नहीं, मतलब उन्होंने एकीकृत रूप से इसको पहचाना है, इसको समझा है कि नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। यानी कि यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच अपनाने की जरूरत है। सारी चीजों के स्टेप बाय स्टेप आपने पढ़ा है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो एक ही लेसन का पार्ट है, आपस में कनेक्टेड है और वो बेसिकली एकीकृत रूप में बच्चों के सामने वो सामने आए। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मूव, ठीक है। उसके बाद रिविजन एंड फिक्सेशन का तो मतलब यही है कि बेसिकली जो भी आपने टीचर ने भी पढ़ाया है उसका आपको रिवीजन भी करवाना है, सो दैट कि बच्चे के जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए और जो न्यू नॉलेज है वो उनके माइंड में जो है फिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि वो न्यू नॉलेज अभी तक फिक्स नहीं हुई, उनको ये नहीं पता कि क्या पढ़ाया है, इतनी सारी चीजें आपने सुन ली, ना वो कनेक्शन कर पाए ना कुछ और। तो बेसिकली रिवीजन कराना है और इस तरह से कराना है कि उनके माइंड में जो है न्यू नॉलेज जो है वो फिक्स हो जानी चाहिए। तो ये प्रेजेंटेशन और डेवलपमेंट के कुछ 4 स्टेप्स थे जो उन्होंने बताए थे,
ओके, अब हम वापस चलते हैं, चलिए अब इसके थर्ड स्टेप को देखते हैं। थर्ड स्टेप इज एसोसिएशन और कंपैरिजन, यानी कि यहाँ पे आपको एक एसोसिएशन भी करनी है, 1 और 2 को मिला के एसोसिएट भी करना है, और फिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन भी करना है। देखो, जब हम कंसेप्ट क्लियर की बात करते हैं तो हमें कंपैरिजन भी करना जरूरी है कि क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, ये दोनों ही पता होने चाहिए हमें, तभी हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अब हर्बर्ट ने ये कहा कि जो भी आपने न्यू नॉलेज बच्चे को दी है और बच्चे की जो ओल्ड नॉलेज, जैसे पियाजे बात करते हैं ना कि दोनों के बीच जो एसोसिएशन होता है, एसिमिलेशन एकोमोडेशन होता है, उसी तरह की कुछ इन्होंने यहाँ पे बात करी है कि जो बच्चे की न्यू नॉलेज थी, क्या वो उसको वो कनेक्ट, क्या वो एसोसिएट करा पाया अपनी ओल्ड नॉलेज से, यानी कि जो उसको पहले से नॉलेज थी क्या वो एसोसिएशन हुई है कि नहीं हुई है, ये हमें बिल्कुल चेक करना है। ठीक है, जैसे ही हमने बच्चों को नई नॉलेज मान लीजिए सिखा दिया, ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली हमें करना है कि बच्चा जो है न्यू नॉलेज को जो ऑलरेडी उनकी नॉलेज है उसके साथ एसोसिएट कर पाए, प्लस में कंपेयर भी कर पाए कि इसमें क्या अलग सीखा, क्या पहले से सीखा हुआ था, क्या एसोसिएशंस थी, क्या तुलना थी, तो वो सारी कर पाए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब तक वो एसोसिएशन और कंपैरिजन नहीं सीखेगा, उसका जो नया कंसेप्ट उसे सीखा है वो क्लैरिफाई कभी होगा ही नहीं, उसको रिलेट करना आना चाहिए बेसिकली। ठीक है, और उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है जनरलाइजेशन। इसको आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, सामान्यीकरण की प्रक्रिया जो क्या होती है। देखो, ये तो ठीक है, हमने ये भी कर लिया कि ओल्ड नॉलेज और न्यू नॉलेज को हमने वो कर लिया, लेकिन एक जनरल आइडिया बच्चे के पास होना चाहिए। ठीक है, एक जनरल आइडिया बच्चे को जब मिल जाता है न्यू नॉलेज का, उसके बेस पे वो अपनी रियल लाइफ में उसको जनरलाइज करा पाए, है ना, कि अब उसको जो है काफी चीजों में सोचना पड़ेगा, काफी चीज ऐसी आएंगी जहां पे सोचने का काम होगा, रिफ्लेक्शन का काम होगा, तो वो उस चीज को यूज कर पाए वहां पे। ठीक है, तो बच्चे को जो है उसको सामान्यीकरण, उसको जनरलाइज करना आना चाहिए। उसके बाद है वो एप्लीकेशन यूज होता है, यूज में आएगा जनरलाइजेशन। बेसिकली वो एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में उसको जनरलाइज करना सीख जाए, है ना, जैसे वो आपने पैब्लो के उसमें सुना था ना कि उसने बेल को जो है जनरलाइज कर दिया था, घंटी की आवाज हो गई, डोर बेल की आवाज हो गई, या फिर उसके खाने के लिए जो घंटी बची थी, तीनों को उसने जनरलाइज कर दिया कि सेम ही इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो जनरलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है, आपने एक चीज यहाँ पर सीखी तो दूसरी सिचुएशन आने पर भी आप उसको अप्लाई कर पाए, वो जनरलाइजेशन होता है। अब एप्लीकेशन ये होता है कि उसके बेस पे जो है आप यूज कर पाए उस चीज का, एप्लीकेटिव। अब एप्लीकेटिव में क्या है, मान लीजिए आपने मैथ्स में नया फॉर्मूला यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम का कर लिया आपने नया फॉर्मूला, तो फिर आपके सामने 3 क्वेश्चन दे दिए टीचर ने उससे से रिलेटेड, तो आप एक्चुअल में उन क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि आपने फॉर्मूला या आपने जनरलाइज भी कर लिया, आपने सब कुछ सीख लिया है। अब आप उसका एप्लीकेटिव यूज कर पाए, मतलब आप यूज कर पाए, किसी प्रॉब्लम को सोल्व कर पाए उसके बेस पर। जैसे कि ऐसे राइटिंग भी होती है, हमने आपको सिखा दिया कि ऐसे राइटिंग कैसे करते हैं, या फिर आपको लेटर लिखना सिखा दिया। अब हमने एक टॉपिक दे दिया किसी भी चीज पर कि आपको लेटर राइटिंग करनी है, तो बच्चा उसको करे एक्चुअल में, ये एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जैसे मैप रीडिंग हमने सिखा दिया, फिर मैप को सोल्व करे, मॉडल्स बनाए, ग्राफ्स बनाए, ग्राफ की प्रिपरेशन करे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, ऐसी राइटिंग करे, ये मैथ्स के फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्वेश्चन सोल्व करे, ये सब आपका एप्लीकेशन के अंडर आता है। ओके, उसके बाद आता है रिकैपिचुलेशन, है कि पुनरावृत्ति भी बोलते हैं या आवृत्ति भी इसको बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि जो रिवीजन रिपीटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम सबको ही पता है कि रिवीजन कितना जरूरी होता है। रिवीजन से जो आपकी मेमोरी है बहुत स्ट्रांग भी होती है, आपके फैक्ट्स जो नॉलेज है जिसको आपको लगता है ये थोड़े धुंधले पड़ जाते हैं, तो वो बिल्कुल आपके दिमाग में फिक्स जाते हैं रिकैपिचुलेशन करने से, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो करना जरूरी है। तो ये थी हर्बर्ट की 5 स्टेप की अप्रोच। देखो, एडवांटेज तो थी क्योंकि उन्होंने बहुत ही यूनिक चीज तरीके से एक पूरा प्रॉपर प्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी जिनकी वजह से इनकी थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज भी किया गया है, और उसी के बेस पर जो है ग्लोवर की अप्रोच आई जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले एक बार जरा इसकी डिसएडवांटेज के ऊपर बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत, तो मैंने डिसएडवांटेज लिखी नहीं है, चलिए मैं वैसे बता देती हूँ आपको। ओके, तो बेसिकली ये माना जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेलेक्चुअल है, ये जो पूरी इनकी लेसन प्लानिंग है बहुत ही माइंड के साथ है, मतलब स्किल और जो हमारा दूसरा अफेक्टिव जो चीज मैंने बताई थी, अफेक्शन और स्किल वाला लेसन प्लान को ये केटर नहीं करता है, ये बेसिकली नॉलेज लेसन प्लान पर ज्यादा बेस्ड है, इसलिए भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है। दूसरा ये माना जाता है कि ये टीचिंग पर ज्यादा फोकस है बजाय की लर्निंग पर। एक तरह से ये मानते हैं कि थोड़ा सा इसमें लर्नर जो है वो पैसिव फॉर्म में है और टीचर यहाँ पर एक्टिव फॉर्म में है, जबकि हम मानते हैं कि बच्चों को ज्यादा एक्टिव यहाँ पर होना चाहिए। दूसरा ये माना जाता है कि बहुत ही रिजिड अप्रोच है, यानी कि कठोर अप्रोच है, इसमें चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो स्टेप जिस तरह से दिखाए गए हैं उसी तरीके से होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ओके, और जो और भी इनके जो हर स्टेप को वैसे क्रिटिसाइज किया गया है उसके हमें डीप में नहीं जाना है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टोटल मिला के जो है ये कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट इसके क्रिटिसिज्म थे।
अब एक और अप्रोच इसके उसमें आई थी जिसको हम बोलते हैं ग्लोवर की अप्रोच। वैसे नाम आप लोगों ने शायद पहली बार भी सुना हो, लेकिन ये मुझे लगा कि दो अप्रोचेस हैं तो उनको कर लेना चाहिए, हो सकता है ये आ जाए। तो इन ऑर्डर टू रिमूव सब डिसएडवांटेजेस ऑफ हर्बर्टियन अप्रोच, AHT ग्लोवर ने एक और अल्टरनेटिव अप्रोच थी, अपनी बुक थी उनकी न्यू टीचिंग फॉर ए न्यू एज। ठीक है, बुक का नाम भी आ सकता है तो आप याद रखना, न्यू टीचिंग फॉर ए न्यू एज एक दी, और वहां पर उन्होंने अपनी अप्रोच को 4 स्टेप में डिवाइड किया। तो हर्बर्ट की 5 स्टेप थी, लास्ट में रिकैपिचुलेशन एक एक्स्ट्रा है, बट वैसे उसको पॉपुलरली 5 स्टेप बोला जाता है। ठीक है, तो ये 4 स्टेप अप्रोच है। पहला यहाँ पर इन्होंने जो अप्रोच थी वो थी क्वेश्चन, उसके बाद डिस्कशन, फिर इन्वेस्टिगेशन, और उसके बाद बच्चों की एक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी हर्बर्ट की अप्रोच थी उसमें प्यूपल एक्टिविटी के बारे में जिक्र नहीं किया गया था ज्यादा, वहां पे बच्चों की एक्टिविटी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी जो यहाँ पर दी गई। वैसे इनकी बहुत ही आसान सी अप्रोच है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने कहा कि कोई भी आप जब लेसन स्टार्ट कर रहे हैं आप उसको क्वेश्चनिंग से स्टार्ट कीजिए, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रेज करने चाहिए जिस पर जो है बच्चे इंटरेस्टिंग होने चाहिए बच्चों के लिए क्वेश्चन, और वो उनको एक्टिव करें। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चंस का स्टेप है। दूसरा कहा जब आपने क्वेश्चंस रेज कर दिए हैं उसके बाद डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन। बेसिकली यहाँ पर उन्होंने बात की कि आप बच्चों को जो है ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद डिस्कशन कीजिए। उसी क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में डिफरेंट डिफरेंट आपके सामने रिस्पॉन्सेस आएंगे, क्योंकि डिफरेंट रिस्पॉन्सेस आएंगे तभी तो आप जो है एक कंसेप्ट बच्चे का क्लियर कर पाएंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जो भी रिस्पॉन्सेस आएंगे, अगर हमें इंक्वायर करना है कि क्या रिस्पॉन्सेस सही थे गलत थे, तो आप इंडिविजुअल एक्टिविटी दे दो बच्चों को और उनको कहो कि वो इन्वेस्टिगेट करें इनके बारे में कि ये कंक्लूजन में मिले हैं, क्वेश्चंस के आंसर में ये मिले हैं, तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और लास्ट में एक्सप्रेशन, ये टर्म है प्यूपल एक्टिविटी। बेसिकली बच्चों को रिटर्न वर्क देंगे, कुछ स्किल का वर्क देंगे और वो सब करने का देंगे, बेसिकली बच्चों को करने का, कि अब वो एक्सप्रेस कर पाए कि उन्होंने क्या इसमें सीखा, क्या उनको नहीं आया। एक्सप्रेस वो किसी के थ्रू कर सकते हैं, पेंटिंग के थ्रू कर सकते हैं, रिटर्न वर्क कर सकते हैं, मतलब वो टीचर पर डिपेंड करता है कि टॉपिक क्या है और उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, तो बच्चे यहाँ पर एक्सप्रेस करेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एडवांटेज मानी गई ग्लोवर्स के अप्रोच की, कि यहाँ पर बच्चों को बहुत ही एक्टिव रोल दिया गया है, उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, जो कि हर्बर्ट की अप्रोच में इतना ज्यादा पार्टिसिपेशन नहीं था। तो ये ग्लोवर की एक कुल मिलाकर अप्रोच थी, थोड़ी सी हर्बर्ट से थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है बट पे भी पूछा जा सकता है। ओके, सो गाइज दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो हो सकता है कि आपके, आई होप कि इनके उससे कोई क्वेश्चन आपके लिए आए और आप उसको आराम से अटेम्प्ट कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ एंड कीप वर्किंग हार्ड, क्योंकि अब तो वैकेंसी भी आ गई है, मोटिवेशन भी आपके पास बहुत ज्यादा है, तो आप लोग अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। 6000 प्लस वैकेंसीज हैं PRT में, तो जो एक्चुअल में सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं उनका नंबर जरूर आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।